सभी लोगों का नए तकनीकी सत्र में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले सत्र में मैं बात कर रहा था आधार शिविर के ऊपर, तो इन्होंने जो बात कही है कि देखिए कोई भी शिविर हो वो आमतौर पर ऐसे जगहों पर लगना चाहिए जहाँ पर पहुँचना आसान ना हो, जंगल हो, बहुत ही रूरल, क्या कह सकते हैं, किसी से दुर्गम, जो कहते हैं यहाँ पर पहुँचना आसान ना हो, दुर्गम स्थिति हो, जंगल हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि दुश्मन की पहुँच से दूर होना चाहिए और अपने लिए वहाँ से सप्लाई लाइन पूरी मिलनी चाहिए, तो ही वो सही रणनीति होगी। अब आप देखिए कि मैंने आपसे पिछले बार कहा था, एक एग्जाम्पल दिया था, बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान का एरिया और म्यांमार के जो उग्रवादी संगठनों के साथ भारत के जो इंसर्जेंट हैं उनका टाई अप जो हुआ, देखिए वो कैसे हुआ। देखिए बांग्लादेश बनने के पहले वो ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ पर जो ट्रेनिंग सेंटर थे वो चीन के और पश्चिमी पाकिस्तान के सहयोग से थे, पाकिस्तान और आईएसआई की सरपरस्ती में थे। वहाँ पे अगर आप किसी को पकड़ने जाते हैं तो आपको पाकिस्तान की लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी, युद्ध हो जाएगा, झगड़ा होगा। लेकिन अगर वो हमारे एरिया में आकर के कोई हत्याकांड या आतंकवादी घटना को अंजाम देकर निकल जाएं, कोई उग्रवादी घटना को अंजाम देकर निकल जाएं, तो फिर आप पकड़ते रहिए, किसको पकड़ेंगे? वो फिर जाकर के अपना ईस्ट पाकिस्तान में शरण ले लिए। सेम कंडीशन म्यांमार के साथ भी थी। म्यांमार एक अलग देश है, वहाँ पे उन्होंने शरण ले रखी है, वहाँ से आए, कांड करे, फिर अपना रातों रात जंगल वापस चले गए। तो ये जो था एरिया जंगल वाला, पहाड़ का, घाटियों का, वहाँ पे आप जा नहीं सकते। दुश्मन देश या पड़ोसी देशों का फिर से वो एक बाउंड्री लाइन खिंची हुई है, उसको आप क्रॉस करेंगे नहीं। वो वर्दी पहने नहीं है, उन पे कोई नियम लागू नहीं होता, आप पे वो सारे नियम लागू होते हैं। तो इस तरीके से जो बेस कैंप था जिसकी इन्होंने अवधारणा पेश करी, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो भारत में जो नक्सली आंदोलन या उग्रवादी आंदोलन चल रहे थे उसको कितना सपोर्ट इनकी किताबों से या इनके साहित्यों से या इनके विचारों से मिला। तो यही चीज़ ये माओ कहते थे। उसके अलावा क्या है, ये दुश्मन के एरिए में तोड़ फोड़, सबोटाज करने की बात भी करते हैं कि अगर दुश्मन को परेशान करना हो तो उसका व्यवधान पैदा करो। उसके बाद देखिए क्या है, ये बात करते हैं नेतृत्व की। नेतृत्व कैसा? देखिए इनका नेतृत्व कैसा था, पढ़े लिखे आदमी, टीचर थे। मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक तरीके से जिसके साथ लड़े उसी से अलग हो गए, उसको धोखा दिए, अपनी सरकार बनाना चाहे, राजा बने, चांगकाई शेक को भगाए, फिर अपन इनकी गलत हरकतों से इनके पार्टी के लोगों ने इनको हटाया तो उसके खिलाफ क्रांति कर दिए, है ना। मतलब कुल मिलाकर के क्या है, अगर ये बात करते हैं नेतृत्व की तो इनका तो नेतृत्व या इनकी जो लीडरशिप क्वालिटी एक ही चीज़ में मैं बता सकता हूँ, वो है धोखेबाज। लेकिन फिर भी इन्होंने जो बातें बताई वो आप नोट कर लें। इनका कहना है कि नेता का जो व्यक्तित्व है वो उच्च आदर्शों वाला होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोगों को अट्रैक्ट कैसे करेंगे? देखिए ये भले धोखेबाज थे लेकिन इनसे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। पहले इन्होंने सर्वहारा वर्ग की बात करी, सर्वहारा लोगों को मैं अधिकार दिलाऊंगा, सर्वहारा के अधिकार की बात करें, सर्वहारा को अधिकार दिलाए, फिर सर्वहारा इनसे परेशान हो गया, इनकी पार्टी के लोगों ने इनको निकाल दिया, तो क्या करे, फिर जाके बच्चों को बरगलाए, युवाओं को बरगलाए, फिर उनके द्वारा भी आए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब तक आपका आदर्श ऊंचा नहीं होगा, जब तक आप लोगों को एक तरीके से अजीब सा सब्जबाग नहीं दिखाएंगे, आपके पास लोग नहीं आएंगे। माओ हो, चेगवारा हो, फिदेल कास्ट्रो हो, कोई भी हो, देखिए इन सब ने एक बात बताई है, अनुशासन में रहना जरूरी है। आपको ये दिखाना है कि हम एक अनुशासन प्रिय आदमी हैं। अब उसके लिए अगर आपको किसी की हत्या करनी पड़े, मान लीजिए कोई आया, उसने अनुशासन तोड़ा, अगर आप देखिए, आप कोई राज्य तो है नहीं, आप राज्य के खिलाफ क्रांति कर रहे हैं, एक बार राज्य के यहाँ चले भाई, कोर्ट या किसी और तरीके से माफ़ीनामा मिल सकता है। लेकिन अगर आप माफ़ी कर देंगे तो कल को फिर आपके ही तो नेतृत्व पर संकट खड़ा हो जाएगा।
और इस तरह के किसी भी आंदोलन में जो आंदोलन खड़ा है वो डर से खड़ा होता है। डर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो चाहे अपने दुश्मन को गोली मारनी पड़े, जो भी नेतृत्व प्रश्न चिन्ह खड़ा करे मार दो, क्यों? उसके बाद दोबारा कोई प्रश्न नहीं खड़ा करेगा। तो लीडरशिप क्वालिटी की बहुत बड़ी बात करते हैं ये। इसके बाद क्या है, देखिए, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक आप इनके साथ साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं होंगे, नेता जब तक साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं होगा, वो इतनी बड़ी किसी भी तरह की कार्रवाई को चला नहीं पाएगा। उसका कारण भी क्या है, ये एक अलग दुनिया दिखाते हैं ना। तो आपको क्या है, लोगों को साइकोलॉजिकली अट्रैक्ट करना है, उनको वो चीज़ दिखानी जो उनके पास नहीं है। सर्वहारा वर्ग के पास या दबे हुए कुचले हुए लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, धन नहीं था, आपने वो बताया। अब आपके पास तो धन है नहीं, तो आप धन कहाँ से लाएंगे? आप कहा जाओ जाकर के ज़मींदार को लूट लो। तो वो तो आया इसीलिए था ना, आपके पास कुछ नहीं है, वही देखकर बेचारा आया था। तो ये सब क्वालिटी आपके अंदर कब आएगी? जब आप चीज़ों को समझेंगे, जब आप लोगों को आगे एक मापदंड खड़ा करेंगे। अच्छा, तो उस चीज़ की ये बात करते हैं। दूसरा क्या है, देखिए, एक बात करते हैं ये लचीलेपन की। लचीलापन क्या है? अपनी नीतियों में, अपनी जो आप पॉलिसी बनाएं उसमें आप एक ही चीज़ पे रिजिड ना रहें, बदलते रहें। जब तक अपना पॉलिसी नहीं बदलेंगे कुछ होगा नहीं, क्योंकि समय परिस्थिति के अनुसार आपको अपनी पॉलिसीज़ में लचीलापन लाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, मान लीजिए दुश्मन की स्थिति कैसी है, उसकी संख्या कैसी है, आपकी परिस्थिति कैसी है, जियो स्ट्रेटजी कैसी है, मतलब वहाँ का भूगोल कैसा है, भूगोल, परिस्थिति, वातावरण, है ना, कौन सा देश है, दुश्मन की शक्ति क्या है, आपकी शक्ति क्या है, उसके हिसाब से सारे एक तरीके से मतलब एक पूरी गणना करने के बाद, सारा कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। अब ऐसा ना हो कि मालूम चले दुश्मन की बहुत बड़ी सेना खड़ी है और आपने जाकर के उस पर कार्रवाई कर दी, आपने 2-4 दुश्मन मार दिए, आप तो भाग आए। उसके बाद अगर जो अब दुश्मन का जब विरोध होगा उसको आप झेल नहीं पाएंगे। तो ये सब भी चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। दूसरा ये क्या कहते हैं कि जब शत्रु आगे बढ़े, अब देखिए इन्होंने सब कुछ बता रखा था, इन्होंने क्योंकि क्रांति करी है, चांगकाई शेक के साथ भी करी, उसके खिलाफ भी करी, फिर एक सत्ता पाए, दोबारा पाए, है ना, तो लॉन्ग मार्च किया। तो कोई इतने बड़े कोई बेवकूफ़ व्यक्ति तो नहीं थे, अच्छा खासा उनके पास एक्सपीरियंस था। अब देखिए क्या कहते हैं, जब दुश्मन आगे आए तो पीछे हट जाओ, जब वो रुक जाए तो उसको परेशान करो, और जब वो थक जाए तो उसको हमला करो और मार दो। बात समझिए, जब कोई दुश्मन की सेना आ रही है, आप पता नहीं लड़ सकते, हार जाएंगे, चुपचाप पीछे हट जाओ, उसको मिलो ही मत, जनता के बीच फिर घुस जाओ। कहा था ना कि जनता के बीच में रहना है, चले जाओ जनता के बीच में, कुछ नहीं मिलेगा। जब वो रुक जाए परेशान करो, अचानक आओ हमला करो, भाग जाओ, ऐसे करते रहो बराबर। जब वो थक जाए, क्योंकि उसको तो आगे पॉलिसी पता नहीं है, जब वो थक जाए तो अचानक से सामने आ जाओ और मार के चल दो। ये थकाना और मारने वाला वो काम तो बराबर चलता रहेगा। इनका कहना है कि देखो, दुश्मन को परेशान करो और मजबूर करो, है ना। अब आप देखिए, नक्सलियों के साथ जब सेना जाती है इनको पकड़ने, वो क्या करते हैं, ये तो करते हैं किसी एक से कहलवा देंगे कि उधर है, वहाँ पर उनको नक्सली नहीं मिलते, अचानक एक एम्बुश लगा होता है, नक्सली अटैक कर देते हैं। क्यों? फंसाया और फिर अटैक किया। इनका साफ कहना था कि उसके बाद दुश्मन पर हमला करना है, और आपको सबसे पहले गांव पर, कस्बे पर अपना अधिकार करना है, फिर आपको जाना है शहरों की तरफ। अब आप देखिए, एक नया वर्ड आजकल चल रहा है, अर्बन नक्सलिज्म। ये क्या है? शहरों में नक्सलियों के सपोर्टर आ गए, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हैं, प्रोफेसर हैं या बिजनेसमैन हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। ये कौन है? यही तो आखिर अर्बन नक्सलिज्म है।
तो अर्बन नक्सलिज्म यही है। वो क्या करना, गांव पर कब्जा करो, कस्बे पर करो, उसके बाद बड़े शहर की तरफ जाओ, वहाँ जाकर के अपना वो देखो तुम्हें वहाँ पे कौन सपोर्ट कर सकता है। धीरे धीरे क्या होता है, ये नेताओं में अपनी पहुँच बनाते हैं, बना चुके हैं, उसको कोई बात नहीं है। मैं उन माओ की चीज़ों को यहाँ से भी कोरिलेट करके चल रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। आप देखिए अभी एक यूनिवर्सिटी में कितने ऐसे प्रोफेसर्स पकड़े गए जिनका सपोर्ट इनको था, ऐसे साहित्य इनके पास से मिले। तो ये सब एक इनकी जो फिलॉसफी रहती है माओ की, यही है माओवादी विचारधारा, यही थे माओ। इसके अलावा इनका कहना है शत्रु को बिल्कुल नष्ट कर दो। जब आप सब काम कर लेंगे तो उसके बाद ही तो आखिर आप ये करेंगे, शत्रु को नष्ट करने की बात करते हैं। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, अपने लिए जब भी लड़ने जाओ पूरी तैयारी के साथ लड़ने जाओ और जीतने के लिए लड़ो। ये मत सोचो कि सिर्फ लड़ने के लिए जाना, ना, जीतने के लिए जाना है। त्याग, बलिदान, है ना, इनकी बात करते हैं। मतलब कहा ना, लीडरशिप क्वालिटी दिखानी है, दिखाना है हम त्याग के लिए तैयार खड़े हैं, हम बलिदान देंगे। किसके लिए बलिदान दोगे, कौन सा दिन लाओगे? अगर माओवादी विचारधारा या अगर माओ के यही विचार सही हैं तो आखिर माओ के आने के बाद किसानों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी, जमींदारों की हत्याएं क्यों हुई? आपका ये कहना कि जापानियों ने हम पर अत्याचार किया, कभी अंग्रेज़ों ने किया, तो भाई फिर तुमने क्या किया? हत्या को गलत कहते हो तो फिर हत्या कैसे कर सकते हो? लेकिन हुआ, एक बार नहीं, दो बार हुआ। खैर, तो इनका ही कहना था कि तैयारी के साथ जाओ लड़ने के लिए, त्याग बलिदान की लंबी लंबी बात करते हैं, और जहाँ पर शत्रु कमज़ोर हो उसी को कब्जा कर लो। इसके अलावा देखिए एक बात कहते हैं सप्लाई की या हथियारों को लूटने की। ये बात कौन कहता है? आप देखिए, इसी बात का जिक्र मैंने सुन तुजू में भी किया है। सुन तुजू ने भी कहा है, एक बार रसद आपूर्ति देने के बाद दोबारा कभी मत दो। क्यों? फिर वहीं से जाकर तुम उसको लूटो। यही बात सुन तुजू ने कही, यही बात माओ कहते हैं। लेकिन अब आप देखिए वो कहाँ अप्लाई होता है। भारत में, नॉर्थ ईस्ट में या नक्सली आंदोलन में, नक्सली हिंसा में जो सैनिक शहीद होते हैं उनके ही हथियार लूट के ले जाते हैं। वो कहाँ से थ्योरी मिलती है? सब माओ से मिलती है, माओ सब लिख कर गए हैं। इसके अलावा देखिए इन्होंने हिंसा के 3 चरणों की बात करी है, जिसका वर्णन अब आपसे मैं अगले सत्र में करूँगा। थैंक यू।